नमस्कार। टाइम्स नाउ भारत की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त मैं दिल्ली की रायसेना हिल पर खड़ा हूं, जिसके एक तरफ साउथ ब्लॉक है, दूसरी तरफ नॉर्थ ब्लॉक है। यहां पर देश के प्रधानमंत्री और देश के मंत्रियों के दफ्तर होते हैं। साथ ही साथ इसके अगर बीच में आप बिल्कुल सीधा देखेंगे तो आपको राष्ट्रपति भवन दिखाई पड़ेगा, देश के पहले नागरिक का सरकारी आवास। राष्ट्रपति भवन से यह विशेष पेशकश लेकर हम इसलिए आए हैं क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव अब होने वाले हैं और राष्ट्रपति भवन से ही आपको राष्ट्रपति चुनाव के गुणागणित को समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि इस बार क्या कब होने वाला है। तो अब आपको बता देते हैं कि इस बार राष्ट्रपति चुनाव में कब क्या होने वाला है। 29 जून को राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन भरे जाएंगे। 18 जुलाई को इसके लिए मतदान होगा और 21 जुलाई को राष्ट्रपति मतदान के फैसले का वक्त होगा। देश के लोकसभा और राज्यसभा के कुल मिला के 767 सांसद इसमें मतदान करेंगे और साथ ही साथ 4033 पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों के एमएलए भी अपना वोट डालेंगे। यह चुनाव देखने में जितना सरल लगता है, यह उतना ही पेचीदा है। इसकी पूरी प्रक्रिया भी अगले आधे घंटे में आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले विपक्षी दलों का इस बार क्या गणित बैठ रहा है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। विपक्षी दलों ने इस बार एक मजबूत उम्मीदवार, संयुक्त मजबूत उम्मीदवार उतारने का मन बना लिया है। इसको लेकर ममता बनर्जी एक मीटिंग कर चुकी हैं। 21 तारीख को शरद पवार भी एक बड़ी विपक्षी दलों की मीटिंग करने वाले हैं। The Honorable President of India. तीनों सेना का नया सर्वोच्च कमांडर कौन होगा? कौन होगा देश के संविधान का अगला प्रमुख प्रहरी? कौन देश का अगला प्रथम नागरिक कहलाएगा? रायसीना हिल्स के राष्ट्रपति निवास में किसका वास होगा? राष्ट्रपति चुनाव में कौन बाजी मारेगा, सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष? राष्ट्रपति चुनाव के बिगुल बजने के बाद सबसे पहले हलचल विपक्षी खेमे में हुई। देश के पूर्वी हिस्से से ममता बनर्जी और पश्चिम से मराठा नेता शरद पवार ने विपक्ष की रणनीति बनाने की शुरुआत कर दी है। 14 जून को दिल्ली में इन दोनों नेताओं ने अकेले मुलाकात की और 15 जून को विपक्षी नेताओं की बैठक का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। बुधवार को दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक की अध्यक्षता एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने की। बैठक में राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की तरफ से साझा उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया गया। सारी पार्टी मिलकर निर्णय कंसेंसस कैंडिडेट ढूंढेंगे कि कौन सा कैंडिडेट वो ऑपोजिशन के लिए के उम्मीदवार बनाकर भेजेंगे। पर ये सहमति बिल्कुल है कि हम लोग सब जॉइंटली लड़ेंगे। रेजोल्यूशन भी पास हुआ और सब पार्टीज जो आज मीटिंग में आई हों और जो मीटिंग में ना आई हों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही हों, वो भी इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की इस गोलबंदी के लिए ममता बनर्जी ने 22 पार्टियों को न्योता भेजा था। ममता बनर्जी की बैठक में एनसीपी से शरद पवार, कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे,
समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, आरएलडी से जयंत चौधरी, आरजेडी से मनोज झा, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला, जेडीएस से एचडी देवगौड़ा, सीपीआईएम से सीताराम येचुरी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और सीपीआई के नेता ने शिरकत की। लेकिन आम आदमी पार्टी, अकाली दल, के चंद्रशेखर राव की टीआरएस और नवीन पटनायक की बीजेडी ने बैठक से किनारा कर लिया। सवाल उठने लगे कि क्या विपक्ष की एकजुटता का सपना चकनाचूर हो गया। देखिए, आज का मीटिंग में महत्वपूर्ण चीज यही है कि हम लोगों ने हर इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज दे सेंड देयर रिप्रेजेंटेशन और बहुत सारे सीनियर लोगों ने भी आए थे। आप पहले कभी नहीं देखा अखिलेश और मुफ्ती जी, ऑल दे केम दिस मीटिंग। सो देयर आर सो मेनी पार्टी, इवन सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी, कांग्रेस, द शिवसेना, द डीएमके, like this so many party, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, all they were there. विपक्ष की यह कोशिश राष्ट्रपति की रेस के बहाने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खुद को एकजुट दिखाने की है। विपक्ष हर हाल में राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज कर बड़ा संदेश देना चाहता है, लेकिन सवाल उठता है कि राष्ट्रपति चुनाव में किसके पास कितनी ताकत है। राष्ट्रपति चुनाव में कुल वोटों की वैल्यू 10,86,431 है। उम्मीदवार को जीतने के लिए आधे से एक वोट ज्यादा चाहिए। बीजेपी गठबंधन के पास कुल वोट का 48% है, जबकि विपक्ष का कुल वोट अगर बंटा नहीं तो 51% है, यानी एनडीए से करीब 2% वोट ज्यादा। यही वजह है कि विपक्ष एनडीए को मात देने का सपना बुन रहा है। एनडीए के खाते में 5,26,420 वोट वैल्यू है, जबकि यूपीए समेत विपक्ष के पास 5,60,011 वोट वैल्यू है। अकेले बीजेपी के पास 4,59,414, कांग्रेस के पास 1,45,608, टीएमसी के पास 58,118, डीएमके के पास 47,032, वाईएसआरसीपी के पास 43,450, बीजेडी के पास 31,686, समाजवादी पार्टी के पास 28,689, जेडीयू के पास 22,485, शिवसेना के पास 25,200, आरजेडी के पास 16,648, लेफ्ट के पास 24,903, एआईएडीएमके के पास 15,816, एनसीपी के पास 15,750 वोट वैल्यू है। अगर इन दलों का साथ यूपीए को मिल जाए तो वोट वैल्यू बढ़कर 5,52,786 हो जाएगी, जो एनडीए से ज्यादा है। शरद पवार इस बात को बखूबी जानते हैं कि आंकड़े फिलहाल सरकार के पक्ष में हैं। ऐसे में अगर वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव मैदान में उतरते हैं तो उनका हारना लगभग तय है। इसीलिए पवार ने बड़ी विनम्रता से ममता बनर्जी के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, क्योंकि सियासत के इस मुकाम पर पहुंचकर पवार हारने के लिए लड़ना नहीं चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि विपक्ष का वो चेहरा कौन होगा जिसके पीछे पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए। सबसे ज्यादा चर्चित नाम शरद पवार का है। हालांकि वो खुद कह चुके हैं कि राष्ट्रपति की दौड़ में शामिल नहीं हैं, लेकिन शरद पवार की सियासत को करीब से जानने वाले कहते हैं कि शरद पवार के नाम में ही हाँ छिपी है। शरद पवार राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। पवार की सियासी चाल को समझ पाना इतना आसान नहीं है। पवार को करीब से जानने वाले ये कहते हैं कि अगर पवार ने किसी बात के लिए ना कही है तो समझिए उसमें पवार की दिलचस्पी जरूर है। एनसीपी सुप्रीमो पवार के नाम को सबसे पहले राष्ट्रपति पद के लिए ममता बनर्जी ने पब्लिक डोमेन में रखा, लेकिन पवार ने इसे इसलिए मना कर दिया क्योंकि आंकड़े उनके पक्ष में नहीं है। लेकिन पर्दे के पीछे आंकड़े को जुटाने के लिए पवार की सियासी चाल लगातार जारी है। खबर है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने 21 जून को मीटिंग बुलाई है। संभावना जताई जा रही है कि इसमें 17 दल शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही विपक्ष के नेताओं की नजर बीजेपी के नाराज चल रहे नेताओं पर भी है, खासकर महाराष्ट्र और राजस्थान में, जहां क्रॉस वोटिंग हो सकती है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गोलबंदी में भले ममता का चेहरा सामने है, लेकिन इसके पीछे
शरद पवार की रणनीति है। माना जा रहा है कि पवार को जब तक जीत का भरोसा नहीं होगा तब तक वो खुलकर मैदान में नहीं आएंगे। राष्ट्रपति पद के लिए भले ही खुलकर गोलबंदी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इसकी पटकथा भी शरद पवार ने लिखी है। जब पवार को इस बात का यकीन हो जाएगा कि आंकड़े उनके पक्ष में हैं, तो वो खुलकर सामने आ जाएंगे। शरद पवार और ममता बनर्जी के सामने विपक्ष को एकजुट करने की चुनौती है। अगर शरद पवार पार्टियों को साधने में कामयाब हो जाते हैं तो खेल पलट सकता है। अगर सभी विपक्षी दल शरद पवार के नाम पर सहमत हो जाते हैं तो पवार मैदान में उतर सकते हैं। पवार इसी मुद्दे पर 21 जून को एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। फिलहाल पवार ने भले ही अपना नाम पीछे खींच लिया हो, लेकिन नंबरों के गणित में सब कुछ पवार के मुताबिक हुआ तो रायसीना की रेस में पासा पलट भी सकता है। लेकिन विपक्ष में बिखराव, एकता की कमी, किसी विषय पर आपस में लीड लेने की होड़ के बीच राष्ट्रपति चुनाव में एक उम्मीदवार के पीछे पूरे विपक्ष का खड़ा होना निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है। ममता का खुलेआम और पर्दे के पीछे से शरद पवार की कोशिश के बावजूद कोई दावे से नहीं कह सकता है कि विपक्षी एकता का दांव चल ही जाएगा। रविकांत राय, दिल्ली, टाइम्स नाउ नव भारत। विपक्ष का पूरा दांव आपने समझ लिया। अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति नहीं बनती तो दोनों आमने सामने की टक्कर में आ जाएंगे। तो सवाल बड़ा यही उठता है कि किन नामों पर इस बार राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गर्मागर्म चर्चा है। सूत्रों के हवाले से जिन नामों के ऊपर बात चल रही है उसमें सबसे ऊपर सबसे बड़ा नाम जो आता है वो है एनसीपी के मुखिया शरद पवार का। बिहार के नीतीश कुमार भी इस रेस में शामिल हो सकते हैं। बीएसपी चीफ मायावती को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का नाम भी इस वक्त सत्ता के गलियारों में चल रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद, पूर्व राज्यपाल और गांधी जी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर भी चर्चा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के नाम पर भी कई लोग अटकलें और चर्चाएं कर रहे हैं। ऐसी चर्चा इस वजह से भी हो रही है क्योंकि लोगों को लगता है कि बीजेपी इस बार किसी मुस्लिम, आदिवासी या एक बड़े कद्दावर राजनीतिक नेता को मैदान में उतार सकती है। वहीं विपक्ष भी चाहेगा कि एक रसूखदार, एक रिस्पेक्टेड एक नाम को चुनाव के मैदान में उतार के पक्ष के समीकरणों को कहीं ना कहीं गड़बड़ाया जाए। यानी पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। अगर 2024 से पहले विपक्ष का यह दांव चल जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। विपक्ष की एकता पर मुहर भी लग जाएगी और यह साबित भी हो जाएगा कि अगर सभी विपक्षी दल साथ मिल जाएं तो बीजेपी को मात दी जा सकती है। 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष का मनोबल काफी बढ़ जाएगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस विपक्षी एकता को खंडित करने की होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हाथ पर हाथ धर के विपक्ष को एकजुट होकर उसे हराता हुआ तो देख नहीं सकती। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि विपक्ष की राजनीति को, रणनीति को विफल करने के लिए बीजेपी का प्लान क्या है, उनकी रणनीति क्या है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने वैज्ञानिक और शिक्षाविद एपीजे अब्दुल कलाम को देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पेशे से वकील और दलित चेहरे रामनाथ कोविंद देश के सबसे बड़े पद पर आसीन हुए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वैसे तो यूपीए के शासनकाल में सर्वोच्च पद तक पहुंचे, लेकिन पीएम मोदी से इनकी केमिस्ट्री गजब की थी। प्रणब मुखर्जी के देहांत पर मोदी ने श्रद्धांजलि देते हुए जो तस्वीर ट्वीट की वो इस स्नेह और संबंध की एक मिसाल थी। अब साल 2022 है। सवाल ये है कि बीजेपी इस बार किसे राष्ट्रपति पद के लिए चयन करती है।
पीएम मोदी किस चेहरे पर मुहर लगाते हैं। बीजेपी ने रणनीति बनाने के लिए पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राजनीतिक दलों और निर्दलीय सांसदों के साथ बातचीत के लिए अधिकृत किया है। राजनाथ सिंह क्षेत्रीय दलों को टटोल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से बातचीत करने की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को ही क्यों सौंपी। इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी रणनीति है, क्योंकि राजनाथ सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध है और इसी का फायदा राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बीजेपी उठाना चाहती है। जेपी नड्डा को भी राजनीतिक मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, क्योंकि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वो सीधे संवाद कर सकते हैं और तमाम सियासी गणित और उठापटक में वो माहिर माने जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में भले ही बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का पल्ला भारी हो, लेकिन अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए बीजेपी को दूसरे दलों के सहयोग की जरूरत होगी। ऐसा क्यों है, इसके लिए आंकड़ों का खेल समझिए। राष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य वोट करते हैं। राज्यसभा में 233, लोकसभा में 543 और सभी राज्यों की विधानसभा में 4033 सीटें हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या 4809 है। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग में इनका कुल वोट वैल्यू 10,86,431 है। नियम के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए आधे से एक वोट ज्यादा की जरूरत होगी, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को कम से कम 5,43,216 वोट चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है और ऐसे में आंकड़े सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस भी गठबंधन दल के पास आंकड़े पर्याप्त होते हैं उसका राष्ट्रपति बनना तय होता है। वर्तमान समय में अगर एनडीए की बात करें तो उसके पास लगभग 5,25,000 के आसपास वोट हैं और उसे अपना राष्ट्रपति बनाने के लिए लगभग 30 से 35,000 और वोटों की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार एनडीए और बीजेपी ये 30 से 35,000 वोट कहां से हासिल करेंगे। यानी बीजेपी को अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए विपक्ष के वोट में सेंध लगाना ही होगा। आंकड़ों के मुताबिक 48% इलेक्टोरल कॉलेज वोट एनडीए के साथ हैं, 38% कॉलेज वोट यूपीए के साथ हैं, 14% के करीब जगन रेड्डी की पार्टी बीजेडी, टीएमसी और लेफ्ट के साथ है। यानी बीजेपी बहुमत से 3% कम है। बीजेपी के लिए इस कमी को पूरा करना कतई मुश्किल नहीं है। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। दोनों ने 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को सपोर्ट किया था। इस चुनाव में बीजेडी के पास 31,000 से ज्यादा वोट हैं, वहीं वाईएसआर कांग्रेस के पास 43,000 से ज्यादा वोट हैं और एनडीए को करीब 25,000 वोट कम पड़ रहे हैं। ऐसे में इनमें से किसी एक का समर्थन भी अगर एनडीए को मिल जाए तो बीजेपी का उम्मीदवार निर्णायक स्थिति में पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीजेडी के जो नेता हैं नवीन पटनायक और जगन मोहन से बड़े अच्छे संबंध बताए जाते हैं। ऐसे में एनडीए और बीजेपी को पूरा भरोसा है कि राष्ट्रपति चुनाव में बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस उनके ही उम्मीदवार का समर्थन करेगी और इन्हीं दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के दम पर एनडीए अपने उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुनाव में जिताने में कामयाब रहेगा। लेकिन अगर विपक्ष का दांव चल गया और पूरा विपक्ष एक उम्मीदवार के पीछे एकजुट हो गया तो पूरा खेल बिगड़ सकता है। यही वजह है कि एनडीए के अलावा दूसरे दलों से बात करने के लिए राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को अधिकृत किया गया है। रविकांत राय के साथ अमित कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत। मेरे पीछे जो राष्ट्रपति भवन है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार अपना उम्मीदवार भेजने के लिए एनडीए के बाहर से सहयोगी दलों की आवश्यकता होगी। यानी कि राष्ट्रपति चुनाव के शहरमात के खेल में इस बार किंग मेकर एनडीए के बाहर का होगा। कौन हैं वो लोग जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं? इसमें सबसे पहला नाम आता है बीजेडी के नवीन पटनायक का। साथ साथ वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। तीसरे खिलाड़ी होंगे
टीआरएस के चंद्रशेखर राव। इन तीनों में से एक का भी साथ अगर बीजेपी को मिल जाता है तो रायसीना हिल की इस दौड़ में उन्हें अपना कैंडिडेट राष्ट्रपति भवन में बिठाने में काफी आसानी होगी। हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। यानी अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो जैसे अमेरिका में लोग सीधे वोट करके अपने राष्ट्रपति का चुनाव कर लेते हैं, भारत में यह प्रक्रिया जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। यानी कि हमारे सांसद और एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट डालते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं। इसी को अप्रत्यक्ष मतदान कहते हैं। भारत में जो पूरे राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया है, इसे कई बार बड़ा जटिल भी कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। इसी के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के दिल में बसा राष्ट्रपति भवन महज एक इमारत नहीं, ये गवाह है आजादी की लड़ाई का, ये गवाह है हिंदुस्तान की आजादी का, ये गवाह है हिंदुस्तान में अंग्रेजों के अस्त का, ये साक्षी है स्वतंत्र भारत के उदय का। इस इमारत की एक एक दीवार पर लिखी है भारत की गौरव गाथा। ये सिर्फ भारत गणतंत्र की आन बान और शान नहीं है, बल्कि ये भव्य इमारत देश के प्रथम नागरिक और महामहिम राष्ट्रपति का सरकारी निवास है। भारत का राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख है। सरकार राष्ट्रपति के नाम पर शासन करती है। राष्ट्रपति तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर है। अब देश के इस सर्वोच्च पद के लिए चुनाव का ऐलान हो चुका है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की एक खास प्रक्रिया है। हमारे देश के सर्वोच्च पद का चयन का तरीका अमेरिका से काफी अलग है। फ्रांस से जुदा है राष्ट्रपति चुनने का तरीका। दुनिया भर के तमाम देशों के अच्छे सिद्धांतों को इसमें शामिल किया गया है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनने के लिए कई योग्यताएं होना जरूरी हैं। संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ने के लिए अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। इसके साथ ही लाभ का कोई पद धारण नहीं किया होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पदों पर बैठे उम्मीदवारों को छोड़ दे तो किसी भी राज्य का राज्यपाल या फिर केंद्र शासित प्रदेश का उप राज्यपाल हो या फिर लोकसभा, राज्यसभा या भी राज्य की विधानसभाओं का सदस्य राष्ट्रपति का उम्मीदवार बन सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता सीधे नहीं करती, बल्कि चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। लोकसभा में 543 सांसद हैं, राज्यसभा के 233 सांसद हैं। सभी राज्यों की विधानसभा में 4033 विधायक हैं। वोटिंग में राज्यों के विधान परिषदों के सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं, तो वहीं विधानसभा या संसद में मनोनीत सदस्य भी वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि ये जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं। वैसे तो चुनाव में हार जीत का फैसला सबसे ज्यादा वोट के आधार पर तय होता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में एक निश्चित कोटे से ज्यादा मत पाने वाले को विजेता माना जाता है। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए मतदाताओं के वोट की कुल वैल्यू 10,86,431 है। वो उम्मीदवार जीता हुआ माना जाएगा जिसे 5,43,216 वोट मिलेंगे, यानी आधे से थोड़ा ज्यादा। इस चुनाव में एक खास तरीके से वोटिंग होती है। सबसे पहले विधायकों के वोट का वेटेज समझिए। इस चुनाव में हर एक वोट का मूल्य अपने राज्य की जनसंख्या के हिसाब से तय होगा। विधायक के वोट का मूल्य एक साधारण फॉर्मूले से तय होता है।
फॉर्मूला यह है कि कुल विधायकों की संख्या को 1000 से गुणा करेंगे। जो संख्या प्राप्त होती है उसका भाग कुल जनसंख्या में दे देते हैं। जवाब में जो संख्या प्राप्त होती है वही उस राज्य के विधायक के वोट का मूल्य होता है। अब 1971 की जनगणना के हिसाब से 1971 की जो जनगणना हुई थी कि हमारी आबादी कितनी है, उसके हिसाब से इस आंध्र प्रदेश की आबादी कितनी है, इस आंध्र प्रदेश की आबादी बैठती है इज इक्वल टू 2,78,00,000 और 586। ये इतनी आबादी। और आंध्र प्रदेश में विधानसभा में सीटें कितनी हैं? विधानसभा में सीट, तो विधानसभा में सीट हो गई 175। अब एक वोट की वैल्यू कैसे निकलती है राष्ट्रपति चुनाव के लिए? तो वोट की वैल्यू का फॉर्मूला निकलता है राज्यों के लिए कि जो आबादी है उसमें, यानी 2,78,00,586 में आप भाग दे दीजिए कितने से? 175 गुना 1000 से। जितना भी विधानसभा में संख्या है सीट की उसको 1000 से गुना कीजिए और जो नंबर आएगा उससे आबादी को डिवाइड कर दीजिए। तो इसके हिसाब से जो आंध्र प्रदेश के विधायक के एक विधायक की वोट की वैल्यू है वो बैठती है 159, 158 पॉइंट कुछ आता है तो उसको राउंड फिगर में 159 कर दिया जाता है। राज्यों के वोट वैल्यू को आप समझ गए। अब बात लोकसभा में 543 और राज्यसभा के 233 सांसदों के वोट वैल्यू की। इसका फॉर्मूला ये है। सबसे पहले देश भर के सभी 4033 विधायकों के वोट की कीमत जोड़ ली जाती है। इसके बाद उसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की संख्या यानी 776 से भाग दे दिया जाता है। हर राज्य के विधायकों की वोट की कीमत को जोड़ लिया जाए तो ये संख्या 5,43,231 हो जाती है। इसके बाद कुल सांसद यानी 776 से विधायकों से वोट को भाग लगा दिया जाता है तो एक सांसद का वोट वैल्यू 700 निकलता है। रायसेना हिल के ऊपर बना हुआ राष्ट्रपति भवन देश के गौरव का प्रतीक है। 1911 में जब अंग्रेजों ने कोलकाता से दिल्ली में अपनी राजधानी को लाने का फैसला किया तो रायसेना हिल के ऊपर एक भव्य इमारत को वायसरॉय के निवास के स्थान पर बनाने का फैसला हुआ। उसके बाद 1912 में एडविन लुटियंस को ये आलीशान इमारत बनाने के लिए कहा गया। उन्होंने इसका नक्शा तैयार किया और फिर 17 साल लगे, यानी कि 1929 में जाके ये आलीशान इमारत तैयार हुई। राष्ट्रपति भवन बनाने में करीब 70 लाख ईंटों का इस्तेमाल हुआ, 30 लाख से ज्यादा पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। इस 4 मंजिला भव्य राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं। राष्ट्रपति भवन में प्राचीन भारतीय शैली, मुगल शैली और पश्चिमी शैली की झलक देखने को मिलती है। स्तंभों में उकेरी गई घंटियां जैन और बौद्ध मंदिरों की घंटियों की तरह हैं। चक्र, छज्जे, छतरियां और जालियां भारतीय शैली की कहीं ना कहीं उस कला का चिन्ह के रूप में दिखाई पड़ती है। दरबार हॉल की दीवारें ब्रिटिश हुकूमत से लेकर आजाद भारत के बदलाव की गवाही हैं। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यहां शपथ दिलाई थी। इसी हॉल में 26 जनवरी 1950 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी। अशोक हॉल, राष्ट्रपति भवन का बैंक्वेट हॉल, मुगल गार्डन समेत कई ऐसे कमरे हैं, ऐसे गार्डन हैं, ऐसे कोने हैं जो इस विशाल इमारत को अनूठा बनाते हैं। तो ये थी देश के राष्ट्रपति के चुनाव की सारी कहानी, सारे राजनीतिक दांवपेच, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन में महामहिम दोबारा से इस बार चुने जाएंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।